बिहार के सियासी गलियारों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू की तरफ से आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है और इस बैठक को कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीयू विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। आज की बैठक में सीएम नीतीश कुमार पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे सकते हैं। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से मुद्दे तय किए जा सकते हैं। वहीं एनडीए के घटक दलों के साथ आपसी समन्वय बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक को लेकर आज पूरी तैयारी की गई है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक कई मायनों में बहुत अहम, बहुत खास मानी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। आनंद, इस वक्त ये बैठक चल रही है, बैठक में कौन कौन से वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं? साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिए कि इस बैठक के माध्यम से जेडीयू क्या तैयारी कर रही है। देखिए, आने वाले 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसके पहले जेडीयू की नई राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया और उस गठन के बाद ये पहली बैठक हो रही है। और इस वक्त ठीक हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख सकते हैं, इसी बंद कर्पूरी हॉल में मुख्यमंत्री सहित जेडीयू के तमाम जो वरिष्ठ नेता है उस बैठक में मौजूद हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का विभागीय बैठक है दिल्ली में, इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए हैं। उसके अलावा जेडीयू के जो भी बड़े नेता हैं तमाम लोग इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा राज्य कार्यकारिणी के जो भी सदस्य नए निर्वाचित किए गए हैं वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल। इसके अलावा जेडीयू के जो विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व एमपी सहित तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, लगभग 450 की संख्या बताई जा रही है जो इस बैठक में शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात रहने वाली है कि चूंकि इस बैठक को लेकर सियासी हल्के में काफी चर्चा है और ये पूछा जा रहा है कि भाई इस बैठक का मतलब क्या है, जिसके बारे में जेडीयू के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस बैठक में आने वाले साल की रणनीति बनेगी। जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि जब 1 बजे के आसपास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जब वो संबोधन करेंगे, वो क्या गुरुमंत्र देते हैं जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं का, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चूंकि नीतीश कुमार का संबोधन जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। कुछ ऐसी बातें नीतीश कुमार इस बैठक में बोल सकते हैं जिसे लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं में एक बड़ा मैसेज है। तो जाहिर सी बात है, सारी निगाह इस बात को लेकर टिके रही कि मुख्यमंत्री जब संबोधन करते हैं जेडीयू के नेताओं को कैसे उत्साह बढ़ाते हैं। चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, तो जेडीयू की पूरी कोशिश, और जेडीयू के नेता बार बार ये बयान भी देते हैं कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जब परिणाम आएगा तो 2010 वाला आएगा। उस वक्त जेडीयू का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो जाहिर सी बात है, सियासी हल्के के बीच में, हलचल के बीच में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की इस राज्य कार्यकारिणी की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंचेंगे, नेताओं को मंत्र देंगे, क्या इसकी भी जानकारी आपके पास? मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार बैठक में ऑलरेडी मौजूद हैं और उन्होंने मुस्कुराकर लोगों का अभिवादन किया और 1 बजे उनका संबोधन भी होना है। और इस वक्त हॉल में सीएम सहित तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित बिहार सरकार के जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी के जो सदस्य वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। कि बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है और जेडीयू इस बैठक के अंतर्गत बहुत सारे अहम विषयों पर चर्चा तो करेगी ही, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बहुत सारे मंत्र तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इधर बिहार में पोस्टर की सियासत लगातार जारी है। पोस्टर पर अलग अलग तरीके की बातें लिखकर नेताओं की तरफ से वार पलटवार का दौर शुरू रहता है। और इसी बीच जनसुराज जो नई पार्टी है उसकी एक नेत्री की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा गया। उसमें लिखा गया है कि पूरा बिहार बाढ़ से डूब रहा और बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा। पोस्टर का जायजा लिया संवाददाता रवीश नारायण ने। बिहार में बाढ़ को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई है और जन सुराज पार्टी ने तेजस्वी यादव पे पोस्टर के जरिए बड़ा हमला किया है। और आपको बता दूं कि जरा देखिए, यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है कि ये जरा देखिए आप, जन सुराज के तरफ से पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है कि पूरा बिहार डूब रहा है और बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। तेजस्वी यादव पे सीधा हमला है वो जन सुराज पार्टी की तरफ से किया गया है।
और जन स्वराज पार्टी के अपर्णा यादव ने यहाँ पे पोस्टर के जरिए ये बातें जो है वो रखी हैं। और आपको बता दूं कि ये पोस्टर कहाँ लगाया गया है। ये पोस्टर जो है वो जन स्वराज के द्वारा सीधा आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। और आरजेडी कार्यालय देखिए ज़रा कि यहाँ पे तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के बड़े पोस्टर लगे हैं। और यहाँ आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पे जन स्वराज ने पोस्टर के ज़रिए ये हमला किया है और लगातार सवाल खड़ा किया है कि किस कदर जो है वो बाढ़ में जो तेजस्वी यादव, बीजेपी भी लगातार हमलावर रही है कि तेजस्वी यादव जो दुबई गए हैं अपने परिवार के साथ, उस पर सवाल खड़ा किया है कि बाढ़ के समय में यहाँ पे तेजस्वी यादव कहाँ गायब हैं, इसे लेकर के सवाल खड़ा किया है। हालांकि तेजस्वी यादव बाढ़ को लेकर के लगातार अपना वीडियो जारी करते रहे हैं। उन्होंने लगातार जो है अपनी बातें जो है सरकार के सामने रखते रहे हैं, लेकिन विपक्ष हमलावर है। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे जन स्वराज की तरफ से अब नया पोस्टर लगा है और पोस्टर में साफ तौर पर कहा गया है कि पूरा बिहार डूब रहा है और बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। तो पोस्टर वार जो है वो जारी है और बाढ़ की सियासत पर चरम पर है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी की तरफ से आज चुनावी घोषणा पत्र जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। आंशिक तौर पर फिलहाल ये घोषणा पत्र जारी होगा, जिसमें आपको बता दें कि कुछ बातों का जिक्र किया जाएगा, कुछ वादे कुछ इरादे बीजेपी की तरफ से बताए जाएंगे, लेकिन संपूर्ण घोषणा पत्र बाद में जारी किया जाएगा, जिसमें 150 अलग अलग संकल्प होंगे, जिसका अलग से ऐलान करने का फैसला लिया गया है। झारखंड निर्माण के 25वें सालगिरह की थीम पर भी राज्यवासियों के लिए अलग से 25 संकल्पों का ऐलान किया जाएगा। और हरियाणा का चुनावी दंगल लगातार जारी है। 90 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 1031 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और वोटिंग की प्रक्रिया के तहत सभी मतदाता बूथों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिनकी किस्मत का फैसला हरियाणा के वोटर कर रहे हैं, उनमें 90 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस और दोनों पार्टियां 79 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने एक सीट अपनी सहयोगी पार्टी सीपीआईएम के लिए छोड़ी है, जबकि बीजेपी के हिसार सीट से उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और अब पार्टी वहां गोपाल कांडा को समर्थन दे चुकी है। और चलिए अब आपको सीधे महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री की तरफ से नवरात्र के तीसरे दिन के शुभ अवसर पर पूजा अर्चना की जा रही है। वहां की तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री कैसे माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। पूजा आराधना करते हुए आपको तस्वीरें हम आप महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता की भक्ति में डूबे हुए लीन नजर आ रहे हैं। उन्होंने माता की आराधना की है, आरती उतारी है और अब वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और माता की पूजा आराधना कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे देश भर में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह पर पूजा पंडालों में तो पूजा आराधना की ही जा रही है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री पहले भी हमेशा से आस्था में डूबे हुए नजर आए हैं। हमेशा भगवान के प्रति उनकी जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो नजर आती है। चाहे वो केदारनाथ का धाम हो या फिर माँ दुर्गा के शरण, हर वक्त वो भगवान की आराधना में लीन नजर आते हैं। तो बंजारा विरासत को पीएम का नमन है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और पोहारा देवी के दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी बीच अगली खबर छत्तीसगढ़ से आपको बताएं, जहां दंतेवाड़ा में नक्सलियों का प्रहार देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर नक्सलियों की तरफ से प्रहार किया गया है। छत्तीसगढ़ से ये खबर सामने आई, जहां नक्सलियों की तरफ से प्रहार को लेकर
कार्रवाई भी की गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर जबरदस्त मुठभेड़ में 32 नक्सली को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। इसमें 25 लाख का इनामी नक्सली कमलेश भी ढेर हुआ। मौके से AK-47 SLR समेत कई हथियार बरामद हुए। मुठभेड़ में एक DRG जवान भी जख्मी हो गया है। और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ अब ऑपरेशन और भी ज्यादा तेजी से चलाया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली इन दिनों काफी देश में एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसीलिए उन पर कार्रवाई के लिए एक्शन अब तेजी से लिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि ये बैठक भी बुलाई गई दिल्ली में, जहां 7 अक्टूबर को नक्सल प्रभावित राज्यों के CM के साथ बैठक होगी, जिसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह सचिव शामिल होंगे। IB चीफ, अर्धसैनिक बलों के DG भी मीटिंग का हिस्सा होंगे। मीटिंग में 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की रणनीति पर चर्चा होगी। और नेपाल में हुई भारी बारिश ने मोतिहारी में भी कहर बरसाया है। पूर्वी चंपारण में अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो स्पष्ट बयां कर रही हैं कि बाढ़ का दंश, बाढ़ की विभीषिका लोग कैसे झेल रहे हैं। और ऐसे में विधायक की तरफ से राहत बचाव कार्य की शुरुआत की गई है ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। तस्वीरें हम आपको मोतिहारी से दिखाएंगे, पूर्वी चंपारण की तस्वीरें, जहां लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुंचाया जा रहा है। लापरवाही को लेकर कर्मचारियों ने भी जमकर फटकार भी लगाई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही DM सौरभ जोरवाल ने भी शिकायत की है। प्रमोद कुमार ने कहा कि CM ने साफ कहा है कि आपदा पर सबसे पहला अधिकार बाढ़ पीड़ितों का है। पूर्व मंत्री ने DM को बाढ़ पीड़ितों के सामने ही फोन लगाया और CO और कर्मचारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई का सुझाव दिया है। ये पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये अनुकंपा वाला आपका कर्मचारी है, लग रहा है के घर से देना है। अब तनी आप डायरेक्शन दीजिए अपना CO को, और ये कर्मचारी तो अनुकंपा वाला, इसको कार्रवाई कीजिए। नहीं, CO जो है कर्मचारी रिपोर्ट करेगा, वो नहीं लिखेगी। CO तो उसी चौक पर बैठा रहता है, इसको सस्पेंड कीजिए। अभी कोई गांव में घुमा फिरा नहीं है, उल्टे। और अगली खबर पूर्वी चंपारण से, जहां सिकरहना नदी में उफान आने की वजह से जगह जगह पंचायत डूब चुके हैं और ऐसे में लोगों को खास परेशानी हो रही है। किसानों के लिए परेशानी और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फसलों के बर्बाद होने से किसान मायूस हो चुके हैं और जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। और पीड़ितों से जब बातचीत की है न्यूज़ 18 के जरिए फसल बर्बाद होने के बाद, उन्होंने सरकार से राहत देने की गुहार लगाई है। देखिए, बंजरिया गांव की तस्वीर है, बंजरिया प्रखंड की। नेपाल में हुई बारिश ने सिकरहना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की है और उसका असर साफ तौर पर मोतिहारी से सटे बंजरिया में देखने को मिला। देखिए, ये बंजरिया गांव की तस्वीर है, बंजरिया प्रखंड के, और वहां पर बाढ़ का पानी जो है वो कितना तेज गति से जो है वो गाँव में प्रवेश कर रहा है। अमूमन इस बाढ़ के पानी ने किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान किया है और जो लोग हैं, दर्जनों गांव है जिनका संपर्क जो है वो टूट गया है प्रखंड मुख्यालय से। तो वैसी स्थिति में लोग काफी परेशान हैं। लोग जो है देखिए कितना लगातार पानी का जो है वो जलस्तर बढ़ रहा है। तो क्या कितना परेशानी हो रहा है? बाढ़ बहुत परेशानी है हम लोगों को, खेती बाड़ी सब हम लोगों का आ गया। कितना मेहनत किया, सुखाड़ में पानी पटा 6 पानी पटाया, सब खत्म हो गया, हम लोग टूट गया, पाक गया, तो सब दहा गया हम लोग। क्या नाम है परेशानी? क्या नाम है आपका? कोसी अख्तर। कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मिला नहीं। कोई मुआवजा मिल रहा है सरकार? नहीं मिल रहा है, कुछ मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ है आपको? हाँ, बहुत क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान। क्या फसल नुकसान हुआ? फसल नुकसान हो गया, बहुत नुकसान है, फसल सब नुकसान हो गया है। हम गरीब को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। अच्छा, सारा धनी लोग को मिलता है। कितना एकड़ में खेती किया? 1 बीघा। क्या चीज? क्या 1 बीघा हम बोले बनी। कदी कदी बोले बनी? धान बोले बनी। तो पानी में दहा दो। सब पानी कोई आवा तक ना कोई नहीं किया, कोई नहीं किया, धनी करी कोई देखे नहीं। सची कथी कथी बर्बाद भेल? घर में भी पानी आ गया? घर में पानी ढुकता है, धान सब दहा गल। 1 बीघा धान रोपले सब दहा गल। के देनिहार बा, के बार देनिहार। कोई पैसा वैसा नहीं के 1 रुपया नहीं, 1 रुपया ना। सरकार देवे ना करियो। आज हमनी के सब दहा था, भूखे मरता नहीं से तो के दी। बिल्कुल। देखिए, ये बंजरिया प्रखंड के गांव की तस्वीर है और यहाँ पर पानी का जो
बहाव है वो काफी तेजी से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोग परेशान हैं, जो किसान हैं उनकी फसल की क्षति हुई है और जो गांव के लोग हैं उनके घर के अगल बगल पानी आ गया है बाढ़ का। तो ऐसी स्थिति में लोग काफी परेशान हैं और कई पंचायत के गांव का संपर्क जो है वो प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। तो लोग काफी परेशान से दिख रहे हैं। अनिश कुमार, न्यूज 18, पूर्वी चंपारण। और अगली खबर आपको बेतिया से बताएं, जहां 7 घर जलकर राख हो गए हैं। आपको बता दें कि ये आग घर में खाना बनाने के दौरान लगी और उठी चिंगारी की वजह से 7 अन्य घर भी जलकर राख हो गए। मौके पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे थे, जहां सेढ़ा टोला गांव में आग ने तबाही मचाती है। बताया गया कि खाना बनाने के दौरान एक घर से सुलगी चिंगारी ने 7 घरों को अपनी चपेट में लिया। जानकारी मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान के आकलन में जुट गई। और अगली खबर आपको राजधानी पटना के नौबतपुर से बताई, जहां पर एक युवक की हत्या तो की ही गई, साथ ही साथ उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके ऊपर तेजाब भी फेंका गया। फिलहाल शव को बरामद किया गया है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। शव की पहचान करने की कोशिश भी जारी है कि आखिर ये शव किसका है, ये युवक कौन है, ये पहचानने की कोशिश की जा रही है। मृतक की पहचान नौबतपुर थाना के डमरचक के रहने वाले रुदल राम के रूप में ही मृतक की बाइक नालंदा जिले में बरामद की गई है। इसके अलावा पुलिस के साथ एफएसएल की टीम ने भी जांच की। परिजन का आरोप है कि युवक की पीट कर हत्या के बाद चेहरे को तेजाब से जला दिया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।